आज हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, जो कि हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आप देख रहे हैं डायग्राम आपको दिख रहा हुआ है एक हाइड्रा का डायग्राम है, जिसमें कि आपका हाइड्रा का बॉडी पार्ट दो पार्ट में अलग हो गया और फिर उन बॉडी पार्ट्स ने अपने आप को पूरा कर लिया है। तो दो ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दो तरह से रीजनरेशन की बात हो सकती है, या तो लोस्ट पार्ट आ जाए या लोस्ट पार्ट पूरी बॉडी बना ले, ठीक है ना। या तो किसी ऑर्गेनिज्म का लोस्ट पार्ट आ जाए या फिर वो लोस्ट पार्ट जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ हुआ है क्या कि लोस्ट जो पार्ट फ्रेगमेंट हुए उन्होंने पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाया है। ऐसा नहीं हुआ कि इसके लोस्ट पार्ट आ गया और बस एक ऑर्गेनिज्म बन गया। दो बातें होती है इसमें, मॉर्फोलैक्सिस, इपीमॉर्फोलैक्सिस आगे जा करके, अभी तो आपको जानना नहीं इतना। तो यहाँ लिखा है कि भाई many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts, and that is the individual is somehow cut or broken up into the many pieces, and many of these pieces grow into separate individuals. For example, simple animal like Hydra and Planaria can be cut into number of pieces. तो हाइड्रा का डायग्राम इन्होंने नहीं दिया है, वो मैंने आपको यहाँ लगा दिया है, और आगे इन्होंने प्लेनेरिया का डायग्राम दिया है। ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जहां से लिखना क्या लिखा है इन्होंने, हर एक पीस पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, यानी ये मॉर्फोलैक्सिस है। एंड दिस इज नोन एज द रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन इज कैरिड इज आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज सेल्स आर प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो उनको जो ऐसी सेल्स होती हैं जो बना देती है, उनको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल्स जो होते हैं वो आपकी पूरा एक सेल से ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स और टिश्यूज, जिनसे वो मास ऑफ सेल जो बनता है, पहले एक सेल होती है वो टोटीपोटेंट होती है, दे विल फॉर्म द मास ऑफ सेल, फिर मास ऑफ सेल बाद में जो है अलग अलग तरह की सेल टाइप और टिश्यू फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट लिखा है दीज चेंज takes place in an organized sequence referred to as development. And however, regeneration is not the same as reproduction. तो ये reproduction जैसा कुछ नहीं है, पर फिर भी जब नए ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं फिर भी लोग इसे क्या कहते हैं, it is type of asexual reproduction. Since most organisms would not normally depend on being cut and to able to reproduce. ऐसा नहीं है कि मतलब ये कटेगा ही तो ही नया बनेगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब रिप्रोडक्शन का तो तरीका अगर ये होता तो ये फिक्स होता कि भाई जब ये कटेगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये तो इस बात पे इसी का वेट करते रहते हैं कि कब हम कटेंगे और कब हम नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है, पर हाँ ये सेक्सुअल है, इसका मतलब एक बॉडी का जो पार्ट है पूरी बॉडी बना रहा है, तो ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, पर इसको अलग से ही नाम दिया गया रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था पीछे, ईस्ट में आपने देखा है कि ईस्ट में जो सिंगल सेल होती है, वो सिंगल सेल आपके क्या करती है, उसमें से एक आउटग्रोथ निकलती है, लाइक बड लाइक आउटग्रोथ बाहर निकलती है, और वो आउटग्रोथ आपकी सपोज उसमें फिर यहाँ से मान लो ये ईस्ट है, इसकी आउटग्रोथ बनी ये, और फिर यहाँ से जो न्यूक्लियस है वो दो में बढ़ जाता है, फिर न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, एक पहले वाला न्यूक्लियस, ठीक है ना ये, और फिर बाद में बड जो है यहाँ से फाइनली डिटैच हो जाएगी और एक नया ईस्ट बना लेगी, ठीक है ना। ये क्या है, बड। तो ये ईस्ट की जो बड है ये सिंगल सेल बड है, एक सिंगल सेल की बड है। बट अगर आप देखोगे तो नीचे हाइड्रा दिया है, हाइड्रा की जो बड भाई है ये वाली, ये आपकी कैसी है, मल्टी सेलुलर बड। मतलब यहाँ क्या है, सेल डिवीजन चल रहा है, उस सेल डिवीजन से क्या हो रहा है, एक बड फॉर्म हो रही है, एंड दैट बड फाइनली विल कन्वर्ट इनटू एडल्ट एंड डिटैच फ्रॉम दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये लिखा है यहाँ ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा। हाइड्रा में आप देखोगे कि भाई रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। इन हाइड्रा a bud develop, a bud मतलब मल्टी सेलुलर बड, एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन। ये रिपीटेड सेल डिवीजन है, एंड इट जस्ट आउटग्रोथ, यहाँ सेल डिवीजन से बनी है यानी ये आउटग्रोथ है, एंड वन स्पेसिफिक साइट। These birds develop into teeny individual and when fully mature detach from the parent body and become a new independent individual. तो ये बडिंग आपको हाइड्रा में देखने को मिल जाएगी, मल्टी सेलुलर बडिंग, और ये यूनिसेलुलर देखनी होगी तो आपको मिल जाएगी ईस्ट में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भैया ये होता है कि यदि किसी प्लांट का कोई पार्ट, कोई हिस्सा, वो उसका रूट हो सकता है, वो उसका स्टेम हो सकता है, वो उसकी लीव्स हो सकती हैं, अगर भाई वो प्लांट के रिप्रोडक्शन में, नए पौधे बनाने में अगर उनका यूज हो रहा है, तो भाई वो आपका क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से अगर आप जो हैं नया प्लांट बना ले रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी डायग्राम में आप देख रहे हो, डायग्राम बराबर में देखिए, यहाँ आपको दिखेगा कि आपको शुगर कैन, अगर आपने गांव में देखा होगा कैसे बोते हैं, तो गन्ने की जो स्टेम होती है, लाइक इस तरह की स्टेम होती है, उसमें नोड्स होती हैं, इस तरह नोड के ऊपर यहाँ आईज होती हैं, बर्ड्स होती हैं, आईज होती हैं। तो हम जो सेगमेंट ज़मीन में डालते हैं वो डालते हैं जिसमें कि नोड हो और ये आईज हो, तो यहाँ से फिर नया एक प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो इसको कहते हैं कटिंग करना। मतलब कटिंग आप कहाँ देख सकते हैं, शुगर कैन में, स्टेम काटो लगा दो। ये एक दूसरा तरीका है जो आपको ग्राफ्टिंग दिखाई दे रहा है नीचे। ग्राफ्टिंग में हम ऐसे करते हैं कि अगर मान लो कोई पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और ऊपर वो किसी काम का नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर से काट देते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से काटते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से काटते हैं और उसको ऊपर हम एक नया प्लांट जो है, कोई दूसरा प्लांट, वो भले ही उस स्पीसीज का ना भी हो, मतलब नीम का नीचे और ऊपर मैंगो लगा दो, कोई चक्कर नहीं है, चल जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बांध देते हैं, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लगाते हैं जो कि नमी वाली चीज़ें, मतलब वो गोबर भी लोग लगा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। मतलब यहाँ पर कई तो जो साइंटिफिक मैनर में करते हैं वो यहाँ हॉर्मोन्स डाल देते हैं ताकि जो है इनके टिश्यूज आपस में इंटरडिजिटेट हो जाएं। तो आपसे सवाल अगर पूछें बहुत अच्छा, वो ये होता है कि जो ऊपर लगाते हैं वो स्योन होता है, जो नीचे होता है वो स्टोक होता है। ऊपर जो फल फूल आएगा वो ऊपर वाले के हिसाब से आएगा, नीचे वाले के हिसाब से कुछ नहीं होगा। ये जस्ट फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन है कि ज़मीन से अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, और सपोर्ट के लिए। तीसरा तरीका आप देख रहे हैं जो कि लेयरिंग है आपका। लेयरिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि हम एक प्लांट के फ्लेक्सिबल ब्रांच को अगर नीचे ले जाएं, ज़मीन के अंदर लगा दें, ज़मीन के अंदर डाल दें, तो भाई होगा क्या, इसकी जो नोड्स होंगी उससे आपका रूटिंग हो जाएगी, रूट निकल जाएगी। आप ऐसा पुदीने के साथ कर सकते हो कि आप पुदीने के स्टेम को आप ज़मीन से घुसा दोगे तो वहाँ रूटिंग होगी, मिंट में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस अगर आप इसको अब यहाँ से कट कर दोगे, यहाँ से अलग कर दोगे, तो दे बिकम अ न्यू प्लांट, ये क्या बन जाएंगे, नए प्लांट बन जाएंगे। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। लाइक स्टेम का यूज हुआ है, यहाँ पर स्टेम के पार्ट का यूज हुआ है। तो आप यहाँ आगे दिखाएंगे आपको लीफ कैसे करते हैं, अगले पेज पर बताया गया। एक बार पढ़ ले क्या लिखा है। लिखा है कि भैया अनलाइक इन मोस्ट एनिमल प्लांट कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब प्लांट ऐसा यूज करते होते हैं, इस तरह का तरीका। इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग, आपको बता दी गई है, ग्राफ्टिंग भी बता दी गई है, ठीक है ना। और टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर कैन, रोज और ग्रेप्स में आप ऐसा कर सकते हैं। प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन दोज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, तो वैसा ही होता है वो भी, जैसे पहले प्लांट होते हैं, मतलब दे आर एक्चुअली क्लोन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, क्योंकि इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा ही हुआ है। एंड सच मेथड आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, मतलब जो सीड बना नहीं रहे हैं उनमें आप ऐसा कर सकते हैं, प्रोपगेशन कर सकते हैं वेजिटेटिवली। Another advantage of vegetative reproduction is that all plant produce are the genetically similar to enough of the plant, and the clone को क्या कहते हैं, क्लोन कह सकते हैं, they are just clone of that particular their plants। तो ये भी आपको सवाल बन सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पैदा होने वाले जो नया प्लांट होता है दैट इज मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द प्रीवियस वन, तो ये सवाल ध्यान रखना, आप यहाँ से पूछ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम। अगर आप देखेंगे कि जो ब्रायोफिलम की लीफ होती है, ब्रायोफिलम की लीफ में आपको ये दिखेगा कि जो मार्जिन ऑफ द लीफ है, मार्जिन ऑफ द लीफ से आपको, अगर आप इस लीफ को ज़मीन में डाल देंगे तो यहाँ मार्जिन ऑफ द लीफ से यहाँ से रूटिंग होगी और इसके ऊपर से नए प्लांट बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी लीफ जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा फूड स्टोर रहता है। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई लीफ से कहाँ पर ऐसा होता है, लीफ से मतलब आप लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप कहाँ पर कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ब्रायोफिलम में। और होता है डिएंटम है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आपको तो भाई जानना नहीं है ये सब इतना ज़्यादा, ये जानना है कि सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉच अलोंग द लीफ मार्जिन। आप ऐसी ही लाइन लिखोगे तब आपका पेपर में नंबर आएंगे एग्जैक्ट, अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो ये कटेगा, आप ध्यान रखना इस बात का ना। आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वो लिखना होता है, सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन, तो मतलब वहाँ क्या होती हैं, बर्ड्स होती हैं, और दे बर्ड्स फ्रॉम अ न्यू प्लांट, कहाँ होती हैं, लीफ के ऊपर।
चलिए आगे दिया है टिश्यू कल्चर। देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। टिश्यू कल्चर ऐसा है कि अगर आप जो है किसी प्लांट का कोई टिश्यू लें, उस टिश्यू को आप एक मीडियम पर ले जाएं, किसी माध्यम पर ले जाएं जो आपने बनाया है, जिसमें आपने उचित कंसंट्रेशन के आपने उसमें मीडियम में हार्मोन वगैरह डाले हुए हैं, प्लांट हार्मोन्स डाले हुए हैं, जो कि वहाँ सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप करते हैं ऐसा। देखिए यह पेटेड डिश आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमने किया क्या है, इसमें कोई सेल लाए, कहीं से टिश्यू लेकर आए प्लांट के पार्ट का। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, अच्छा ये बता देते हैं कि ये जो टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट है ये इस बात पर डिपेंड करता है, एक लाइन है कि सिंगल सेल इज टोटीपोटेंट, इस कॉन्सेप्ट पर बेस है। सिंगल सेल आपकी टोटीपोटेंट होती है, यानी इसमें क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी के बेसिस पर ये किया गया होता है। टिश्यू लाते हैं, टिश्यू जो लाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट को आपने कहाँ डाल दिया होता है, किसी मीडियम में डाल दिया होता है। उस मीडियम के अंदर आपने कुछ कंसंट्रेशन के साइटोकाइनिन हार्मोन, प्लांट हार्मोन लिए होते हैं और ऑक्सिन्स लिए होते हैं। थोड़ा बहुत साइटोकाइनिन भी होता है, ऐसा नहीं है, साइटोकाइनिन भी होगा, कम साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन ठीक ठाक से होता है। इंटरमीडिएट ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन है यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि वो आपका जो सेल है, टिश्यू है, वो डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लेते हैं जैसा आप देख रहे हैं। इसको कहते हैं भैया कैलस। क्या बना लेते हैं, कैलस फॉर्म कर लेते हैं। कैलस इज अ मास ऑफ सेल, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं, दे आर जस्ट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स। बाद में क्या होगा, इसको एक नए मीडियम पर लेकर जाएंगे। नए माध्यम पर ले जाने पर अगर भैया इसमें मीडियम में अगर हम दो चीज़ें हैं, अगर मान लो आपको रूट निकलवानी है तो भैया पहले शूट निकलवाते हैं, ध्यान रखना पहले शूट आएगा। ठीक है, शूट निकलवाते हैं तो मीडियम में साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, और अगर रूट निकलवाते हैं तो ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं। साइटोकाइनिन रहता है, ये ध्यान रखना, पर रूट जो निकलवाते हैं वो साइटोकाइनिन से और ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से शूट। तो भैया होता क्या है कि उसको ले जाते हैं एक्सप्लांट को, जो कैलस है उसको नए मीडियम पर, नए मीडियम में नए हार्मोन डालते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ उसमें रूटिंग होती है, शूटिंग होती है, फिर छोटी छोटी प्लांटलेट मिलती हैं, इनको ले जाते हैं बड़े फील्ड में और फिर वहाँ ले जा करके इनको ग्रो कर देते हैं। तो ये क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा काम करने के लिए होता है। परंतु एक और बात आपको बता देता हूँ, होता ये है कि भाई जब आपका मान लो हम कहें कि एक दुनिया का आखिरी प्लांट है कोई, और उस आखिरी प्लांट में दुनिया के जो है बीमारी हो रखी है वायरस की, उसको कैसे बचाओगे, आपकी संतानें उसको देख पाएँ, आने वाली जनरेशन्स उस प्लांट को देख पाएँ, उसको आप कैसे बचाओगे, क्योंकि उसमें तो बीमारी हो रखी है। तो हम बोलेंगे बोले भाई हम तो ये करेंगे, हम उसकी टिप से, जो टिप ऑफ द प्लांट होती है वहाँ वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, टिप ऑफ द प्लांट से वो ले लेते हैं, टिश्यू ले लेते हैं और उस टिश्यू को ले आते हैं टिश्यू कल्चर करने के लिए। तो मेन बात यही है, आप ध्यान रखना, टिप ऑफ द प्लांट जहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं होती, वायरस इन्फेक्शन नहीं होता। तो भाई ये लिखा है कि इन टिश्यू कल्चर में द न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। सेल, अरे कहीं से भी ले लेते हैं, इन्होंने टिप का बताया, कोई बात नहीं, ठीक है। द सेल आर देन प्लेस इन द आर्टिफिशियल मीडियम, सेल आपकी जो है आर्टिफिशियल मीडियम में ले जाई जाती हैं, जहाँ पर वो रैपिडली डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बनाती हैं, उसे कैलस कहते हैं। कैलस आपका नए मीडियम पर ले जाया जाता है, हार्मोन डाले जाते हैं, इसमें ग्रोथ होता है, डिफ्रेंशिएशन होते हैं, और फिर वहाँ रूटिंग होती है, शूटिंग होती है, एंड द प्लांटलेट्स एंड देन प्लेस इन ए सोयल में ले जाएंगे हार्डनिंग के लिए, फिर वो हार्डनिंग होगी उसकी, फिर वहाँ से उसे खेत में ले जाएंगे। देन दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशंस एंड दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज एज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। जो सजावटी पौधे होते हैं उनके लिए ऐसा टेक्निक यूज करते होते हैं। नेक्स्ट दिया आपको स्पोर फॉर्मेशन। तो भैया कुछ आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लोअर में, मतलब क्या बोलते हैं उनको, फंजाई आपके, और कुछ एल्गी भी, दे विल फॉर्म द स्पोर्स। तो यहाँ इन्होंने राइजोपस का एग्जांपल लिया है, तो हम उसी को लेकर समझाएंगे क्या क्या है। देखिए राइजोपस आपका एक फंगस है। फंगस आपके जो होते हैं वो इस तरह से धागे नुमा होते हैं, धागे जैसे होते हैं। वो पूरा धागे जो है मैश लाइक स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं। हर एक धागे को कहा जाता है हाइफा, और हाइफे जो है मिल करके जो बनाते हैं इसको कहते हैं, मतलब मैनी हाइफे विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द माइसीलियम। माइसीलियम मतलब अ नेटवर्क ऑफ हाइफे, ठीक है, ये बना लेते हैं।
अब इनमें क्या होता है भैया, किसी में से नेटवर्क ऑफ हाइफे, इनमें क्या होता है, किसी में देखो ये आपका जो है इसमें से एक स्ट्रक्चर जो है ऊपर जाती है, इसको बोलते हैं, ये जो आपका ये वाला हाइफा है इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, जस्ट अ सेकंड, स्पोरेंजियोफोर। तो भाई स्पोरेंजियोफोर जो आपका होगा उसके बाहर एक आगे एक स्वॉलन स्ट्रक्चर होगी, उस स्वॉलन स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि पहले आपकी जो स्पोरेंजिया होगी, ये ऐसी स्पोरेंजिया जो है आपकी, ये इसमें आपका क्या होगा, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स रहेंगी और स्पोर मदर सेल्स आपकी डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके क्या बनाएंगे, आपके स्पोर बनाएंगे। ठीक है, तो स्पोर फिर आपके जर्मिनेट करेंगे और नया हाइफे बनाएंगे। समझ आई? तो यहाँ लिखा है कि इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, रोटियों पर जो आपकी हो जाता है, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं राइजोपस को, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है ना, हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड rhizopus. They are not reproductive parts. And on the other hand, the tiny blob on stick is called as sporangiophore. Structure are involved in reproduction. And the blob are sporangia. ऊपर जो है वो sporangia है, जिनमें क्या होती हैं, मदर सेल्स होती हैं और वो डिवाइड करके स्पोर बनाती है। And that can be eventually develop into new rhizopus. और भैया स्पोर जो है सूटेबल मीडियम पा करके, माध्यम पा करके नया राइजोपस का हाइफे बना देते हैं। देखिए ऐसा है, आप ध्यान रखें, जब आपकी रोटियां पहले सफ़ेद होती हैं मतलब फंगस लग जाती है तो वाइट होती है, और जब वो व्हेन दे विल टर्न ब्लैक तो मतलब उसमें समझ जाओगे अब स्पोर बन चुके हैं। स्पोर अब उसके इधर उधर गिरेंगे, वहाँ भी खराब करेंगे सारा कुछ। The spore are covered by thick wall, protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. तो जब तक कि वो नए किसी सरफेस के बीच में नहीं आ जाएंगे तो भाई तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। मतलब नमी चाहिए होती है उनको, मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये इन्होंने बताया फंगाई में किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है ऑल द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फार अलाउ न्यू जनरेशन टू क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल। तो इसलिए इनको सबको क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पेरेंट जो था वो एक ही था। कुछ इस तरह से आपका राइजोपस होता है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये पहले वाइट है, फिर आप देख रहे हो जब स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है तो ये ब्लैक हो जाती है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजियम जो है वो आपकी स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगी रहती है और इसके ऊपर है स्पोरेंजियम, इसके अंदर से निकलते हैं स्पोर्स, स्पोर आपके जर्मिनेट होते हैं, फिर नया फंगस, नया हाइफे, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके बाद हम इनमें प्लांट का रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो पहले इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves. Bulls जो है अकेले नहीं पैदा कर सकते, nor can hens alone produce. मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ दो इंडिविजुअल भाग लेते हैं। In such cases, both sex, male and female, are needed to be produce new generations. What is the significance of this asexual mode of reproduction? Are there be limitations of the asexual mode of reproduction, which have been discussed above? देखो ऐसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बन रहे थे उनमें कोई किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं था। तो भैया वेरिएशन अगर लाना होता है तो आपको पढ़ना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिपेंड होना पड़ता है। ये खास बात है, वेरिएशन ही इसका खास बात है। ठीक है, आगे देखते हैं लिखा क्या है कि क्यों होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब दिस क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर apparatus. द डीएनए कॉपिंग mechanism as we have noted cannot be absolutely accurate. पहले भी हमने बताया, इस बारे में आपसे बात की है कि जो डीएनए की कॉपिंग का मैकेनिज्म है शुरुआत में जो हम पढ़ रहे थे वो आपका हमेशा ही सही नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है तो एरर नहीं आती, एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो जो एरर्स आती हैं वही आपकी वेरिएशंस का सोर्स हैं, वो आपकी वेरिएशन लेकर आके आती हैं। इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, बट इन पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो वेरिएशंस है वही आपकी जो पॉपुलेशन है उसके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है,
क्योंकि दिन पर दिन एनवायरनमेंट बदलता है और बदलते एनवायरनमेंट में आपको भी बदलना पड़ेगा, मतलब चेंजेस लाने पड़ते हैं। और वो चेंजेस जो होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो अच्छे चेंजेस होते हैं, वो आपको उस नए बदलते एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसी से ही फिर नई स्पीसीज का जन्म होता है जो कि अब नए एनवायरनमेंट में एडेप्टेड है। तो एडेप्टेड तब होगी, पहले चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा? डीएनए में चेंज होना पड़ेगा तभी चेंज आएगा, बिकॉज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज हैव द इंफॉर्मेशंस। ठीक है ना? तो लिखा है इट वुड देयरफॉर मेक सेंस, it would therefore make sense if organism came up with reproductive mode of reproduction, more variation will be generated। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर नई स्पीसीज चाहते हो, अपनी जाति को पृथ्वी पर बचाए रखना चाहते हो, वेरिएशन लाना चाहते हो, तो मोड कैसा चाहिए? सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चाहिए। ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है वाइल्ड डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म are not absolutely accurate and they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus। ये पहले भी बात हो चुकी है कि अगर भाई मान लो ऐसा हो जाए कि तुम्हारा जो सेल जो कॉपी हुई है डीएनए की, ठीक है ना, अब कॉपी होने के बाद मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, इसकी 2 कॉपी बन जाती हैं, इससे डिवाइड, ये कॉपी एक अलग होता है, ये ऐसे कॉपी बनती है, 2 कॉपी बन गई इसकी ना। या फिर हम अच्छे से अगर देख लें तो भाई मान लो अगर डीएनए आपका ऐसा होता है, ये इस पर यहाँ होता लिखा हुआ ऐसे ATGCTACAT लाइक दिस। दूसरे स्टैंड पर होगा ATTAGCCGTAATCGT, ऐसा होगा। फिर ये दोनों स्टैंड आपके अलग अलग होते हैं इस तरह से, और इनके ऊपर फिर नए स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। अब जो नया स्टैंड बनता है उसमें भी वही होगा जो ऊपर वाले में था। मान लो ऊपर वाले में ATGCTACAT था, तो जो नया बनेगा उसमें वही आएगा। टी के सामने, ए के सामने टी जुड़ेगा, टी के सामने ए जुड़ेगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी टी ए, लाइक दिस। नीचे वाला भी सेम बनेगा। अब बात क्या है कि ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, ड्यूरिंग द कॉपिंग मैकेनिज्म, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये टी जो है, सपोज करो यहाँ टी के साथ, इसके साथ टी के साथ ए आना था यहाँ पर, तो ये ए नहीं आकर के टी आ जाए यहाँ पर, ये गलती है, ठीक है, गलत एरर है ये। और ये एरर जो है, या फिर इस तरह की और भी एरर हो सकती हैं, और ये एरर जो है ठीक हो जाती है, मतलब ये प्रोसेस के दौरान इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये आगे चली, कई बार ये गलती से छूट जाती हैं और ये आगे चली जाती हैं, ठीक है, जनरेशन में आगे चली जाएंगी। तो ऐसे में जब ये आगे चली जाती हैं, और भी एरर होती हैं इस तरह के लिए, वो आगे चली जाएंगी तो वो नया एक कोडेड इन्फॉर्मेशन बना देंगे। जब ये दोनों सेपरेट करेंगे तो फिर ये नया स्टैंड दो बनाएंगे। अब दूसरे पे नया डीएनए बन जाएगा, एक नीचे वाले के साथ एक नया डीएनए बन जाएगा, ऊपर वाले का वही रहेगा पहले वाला। तो भाई होगा क्या कि आपका इस तरह से जो छोटे छोटे वेरिएशंस होंगे, फिर ये वेरिएशंस एक से अगले में, अगले से अगले में, और इस तरह और वेरिएशन अगले वाले में और आएंगे। धीरे धीरे वेरिएशंस जो है वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और उनका जो एक्यूमुलेशन है फिर वो नए कैरेक्टर्स को जन्म देता है, और फिर वो नए एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन दिखाते हैं, नई स्पीसीज होती है, ऐसा है। तो यहाँ पढ़िए लिखा क्या है कि while DNA copying mechanism are not absolutely accurate and they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with cellular apparatus। ऐसा भी हो सकता है कि जो चेंजेस आए हैं वो आपके नई सेल जो बनी है उसके साथ वो काम ही ना करे, ठीक है ना, तो वो सेल डाई कर जाएगी एंड द सेल विल डाई। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट बी स्पीडेड अप? ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन द डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। बात आप समझ ही गए होंगे कि पीछे से वेरिएशंस चले आ रहे हैं, ठीक है ना, हमें हमारे पेरेंट्स से या फिर पीछे से, तो वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। दस 2 डिफरेंट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेशन। तो 2 इंडिविजुअल, अगर मैं और बात करूं और मैं किसी और दूसरी या मेरठ के किसी या दूसरे पता नहीं किसी की बात करता हूं, तो उसके अंदर उसके पीछे से जनरेशन से चले आ रहे होंगे एक्यूमुलेशन, मेरे अंदर अलग से चले आ रहे हैं, तो हम दोनों जो हैं हमारे अंदर एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस हैं। एंड सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन द लिविंग इंडिविजुअल, इट इज अश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल, फिर जो दो जगह से वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन एक जगह होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर उससे एक नया कॉम्बिनेशन पैदा होता है। लिखा है कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट अ न्यू कॉम्बिनेशन। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल
एंड सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल, तो जब दो अलग अलग इंडिविजुअल जिनमें कि उनके जनरेशन से पीछे से नए वेरिएशन चले आ रहे थे, एक्युमुलेट हुए थे, फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, फिर वो उनकी संतान में आते हैं, फिर एक नया वेरिएंट पैदा होता है. लिखा द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from two or different individual during reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम यही है कि वो दो जगह से जो वेरिएशन आया हुआ है, उस दो जगह से वेरिएशन को आए हुए को एक जगह ले आता है, एक जगह एक्युमुलेट करा देता है. उसी वही क्या है, वही तरीका है सेक्सुअल. अगर ये सेक्सुअल की बात करें, मान लो मेरे अंदर वेरिएशंस हैं, मान लो मेरी उंगली काट के डाल दो, उससे एक नया बच्चा पैदा हो जाएगा, तो वो तो मेरे जैसा होगा, उसमें तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब जितने जो मेरे अंदर है वही उसमें रहेंगे, ठीक है ना. या फिर थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना, क्योंकि रेप्लिकेशन कोई चेंजेस, डीएनए के चेंजेस नहीं आ रहे हैं. लेकिन अगर रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेरे अंदर वेरिएशंस हैं, और या फिर हम जो है मैरिज करते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं. गैमेट बनने में जो एग होता है उसमें अलग कम्बिनेशन होता है, और जो स्पर्म होता है उसमें अलग कम्बिनेशन होता है. व्हेन दे विल गेट यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोजेनी और न्यू जाइगोट, तो उसमें नया जो है नए कैरेक्टर आएंगे, फिर दोनों के कैरेक्टर आएंगे, फिर उसमें जो चेंजेस आएंगे वो आगे जाएंगे, ऐसे है. बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स. देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड. तो यार ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कि ह्यूमन बीइंग की बात करें कि यहाँ 46 क्रोमोसोम होते हैं मेरे अंदर, फीमेल में 46 होते हैं, और अगर ये 46 ही मान लो आगे चले जाएं, मान लो हमारे स्पर्म में 46 ही आ जाएं, फीमेल से भी 46 आ जाएं एग में, तो भैया ये तो 92 हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा. तो ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम के नंबर को हाफ होना पड़ेगा, और वो किससे होता है, मियोसिस. यहाँ क्या होनी चाहिए गैमेट फॉर्मेशन में, मियोसिस, जो आपको 9th में बताई थी. मियोसिस से क्या होता है, द क्रोमोसोम नंबर विल बी गेटिंग हाफ लाइक दिस. यहाँ से अगर मियोसिस हुई होगी तो क्या बनेगा, 23 एंड दे विल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म 46, इस तरह से. तो ये लिखना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई देखिए, अगर मान लो कि हर एक न्यू जनरेशन जो बनती है उसमें डीएनए कॉपी पहले की तरह ही आ जाए, पहले वाले जो उसके थे, तो जो नई जनरेशन बनेगी भाई बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा, ठीक है, दुगना डीएनए हो जाएगा, ट्वाइस अमाउंट. एंड दिस इज लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए. तो किस तरीके से इसको कर सकते हैं आधा, तो इसके लिए मियोसिस है. वी हैव सीन अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस. वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम mentioned above is to have the special lineage of cell in specialized organ. मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है स्पेशल ऑर्गन्स में स्पेशल सेल टाइप्स होती हैं, और वो स्पेशल सेल टाइप्स जो है गोनाड्स में रहते हैं. दे विल फॉर्म द एग्स और स्पर्म्स. तो लिखा है वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव इज इट टू हैव a special lineage of cell in specialized organ in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. ये कह रहे कि हमारे पास ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें कि क्रोमोसोम की नंबर आधी होती है, और वो किसी विशेष जगह पर ऑर्गन्स में रहते हैं, बॉडी सेल से आधी होती हैं. तो भाई ये कैसे होता है आपको पता ही है. ये तो गैमेट जो बनते हैं आपके मियोसिस से बनते हैं. मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a cell will divide by meiosis to form 4 haploid cells. अगर एक सेल आपकी डिवाइड करती है तो वो आपकी 4 सेल बनाती है. जैसे 46 वाली पहले 2 बनाएगी, 23 वाली, फिर इसमें 2 बार फिर डिवीजन होगा एक बार, फिर इससे बनेंगे 23 की 4 सेल. तो ये आपको पता है, मैंने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जहाँ सेल डिवीजन होता है वहाँ इस तरह से मियोसिस होती है. और मियोसिस का काम होता है गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन यानी कि क्रोमोसोम की नंबर आधी कर देना, ठीक है ना. डिप्लॉयड सेल से 2n सेल से आधी कर देना, n कर देना, ठीक है. तो इससे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर आपके स्पीसीज में उतने ही बने रहेंगे जितने पहले से चले आ रहे हैं. लिखा है कि भैया thus when these germ cells यानी गैमेट्स की बात कर रहे हैं, form 2 new individual combined during sexual reproduction to form a new individual, it result in the re-establishment of the number of chromosome, यानी 46 हो जाएंगे दोबारा फिर, and the DNA content in new generation. नेक्स्ट पैराग्राफ है कि if the zygote is to grow and develop into organism which has to highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient store of energy for doing this.
In very simple organism, it is seen that the two germ cell are not very different from one another. ये कह रहे हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जो एल्गी वेल्गी होते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, दोनों गैमेट जो हैं वो सिंपल सेम होते हैं. जिस तरह उनको कहते हैं आइसोगेमस. आइसोगेमस का मतलब होता है दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों सेम शक्ल के होते हैं. ठीक है, तो ये लिखा है आइसोगेमस के लिए बात लिखी हुई है यहाँ पर. In very simple organism, it is seen that the two germ cell are not very different from one another or may even be similar, यानी isogamous. But as the body design become more complex, the germ cell also specialize. One germ cell is large, यानी कि हमारी की बात कर रहे हैं. एग जो है वो आपका कैसा होता है, लार्ज होता है, और स्पर्म आपके होते हैं मोटाइल, चलने वाले, जो कैन मूव कर सकते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होती है. लिखा है कि वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली बी मोटाइल. मतलब एनर्जी जो है वो इसके पास होती है, एग के पास रखता है आराम से, दूसरा क्या चल फिर के आता है फटाफट, न्यूक्लियस देता है और फ्यूजन हो जाता है. इसको कहते हैं ऊगैमस टाइप. तो हमारे में कैसा है, ऊगैमस टाइप है. लोअर में मिलता है आइसोगैमस, कहीं पर एनाइसोगैमस भी होता है. ठीक है ना. यहाँ लिखा है कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एज द मेल गैमेट. मतलब जो मोटाइल जो चलती है वो क्या कहलाती है, मेल गैमेट है, यानी स्पर्म. And the germ cell containing the stored food is called as the female gamete. मतलब food तो होता ही है, साथ में nucleus भी होता है ना. We shall see in the next few sections how the need to create these two different type of gamete give rise to the difference in the male and female reproductive organs. किस तरह से अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसे मेल गैमेट बनते हैं, कैसे फीमेल गैमेट बनते हैं, कैसे फ्यूजन होता है. पहले आप फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे ह्यूमन बीइंग में. ठीक है ना. इन सम केसेस डिफरेंस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो भैया ये सब आप यहाँ पढ़ने वाले हो. आगे मतलब आगे का जो टॉपिक है वो आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. उसके आगे आपके आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैसे किस ऑर्गन में कहाँ गैमेट बनते हैं, गैमेट फ्यूजन कैसे होता है, ये सब आप जानोगे. सीड कैसे बनता है, ओवरी फ्रूट, क्या ओवरी फ्रूट होती है, फ्रूट बनाती है, ये सब आप आगे पढ़ोगे. तो अभी इन्होंने इनिशियली ये समझाने की कोशिश की है कि मतलब गैमेट बनाने पड़ते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करना चाहिए, मतलब करना होता है, क्योंकि गैमेट नहीं बनाएंगे तो जो है क्रोमोसोम की नंबर बढ़ जाएगी, फिर वो क्रोमोसोम इतने ज़्यादा डीएनए हो जाएगा कि वो सेल के अपरेटस को भारी पड़ जाएगा और इस तरह की सेल की डेथ भी हो जाएगी. ठीक है ना. तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो बार बार अच्छे से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए. यही एक मदर बुक है, ये आपकी हेल्प करेगी आगे तक. ठीक है, इवन आईएएस बनने तक आपकी हेल्प कर देगी. बहुत इंपॉर्टेंट किताब है. ओके, थैंक यू. आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही. आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. थैंक यू सो मच.